नमस्ते साथियों, संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल में मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत लेक्चर नंबर 5 जिसमें व्यंजन संधि एवं उसके प्रकारों को आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 से स्टार्ट करके लेक्चर 4 तक स्वर संधि तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर 5 में व्यंजन संधि को पढ़ने वाले हैं। व्यंजन संधि 11th-12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और 9th-10th में भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में कम से कम मान के चलिए कि व्यंजन संधि से 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11 में हो, 12th में हो। लेकिन 12th में थोड़ा ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बाद आप ग्रेजुएशन कीजिएगा, ग्रेजुएशन के बाद बीएड कीजिएगा, उसके बाद स्टेट सीटेट बीएड इस तरह के एग्जामों में बैठिएगा तो वहाँ पर व्यंजन संधि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो क्लास है 9th से लेकर के 12th तक के बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे संस्कृत लिए हैं या संस्कृत में रुचि रखते हैं या संस्कृत प्रेमी हैं तो उनके लिए ये व्यंजन संधि का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 12th क्लास में व्यंजन संधि से संबंधित अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यंजन संधि अगर आप 9th-10th में हैं तो व्यंजन संधि को पढ़ने के लिए केवल हिंदी में जो दिया हुआ परिभाषा है उसको ही देखें। संस्कृत में जो दिया हुआ परिभाषा जैसे इस तरह का परिभाषा है आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 11th-12th में तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। कम से कम एक बार लिख लीजिएगा, एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा। भले ही मैं मानता हूँ कि बिहार बोर्ड 9 से लेकर के 12th तक हिंदी में ही व्याकरण को पूछता है, लेकिन फिर भी 12th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत में भी पढ़े की आदत अभी से लगाए, तभी जा करके आगे अच्छे से पढ़ पाइएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। मैं जो भी पाठ पढ़ाता हूँ आपको, जो भी व्याकरण के अंतर्गत बताता हूँ वो सारा जो है पाणिनि जी के द्वारा लिखा हुआ अष्टाध्यायी से ही बताता हूँ, अलग से कुछ भी नहीं बताता हूँ। हाँ, कुछ ट्रिक हैं, कुछ तरीका है वो मैं अलग से ऐड करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जैसे इस वीडियो में भी मैं स्वर संधि का ऐसा तरीका बताऊँगा, ऐसा ट्रिक बताऊँगा। इसके सूत्रों को इस तरह से लाया हूँ, इस तरह से लिख करके लाया हूँ कि आपको बनाने में, समझने में, सूत्र को याद करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए इसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि व्यंजन संधि, हल संधि किसे कहते हैं। व्यंजन, अभी हम लोग प्रत्याहार पर क्या आ रहे हैं तो प्रत्याहार में हमने देखा था कि व्यंजन को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर हल लिखा है। इस तरह से भी पूछ देता है कि हल संधि किसे कहते हैं, बचाने के लिए इस तरह से भी पूछ देगा कि हल संधि किसे कहते हैं। हल संधि के नियमों को लिखे, या अच संधि, जैसे स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, अच प्रत्याहार के नाम से जानते हैं तो पूछ देगा कि अच संधि किसे कहते हैं, अच संधि एवं इसके प्रकारों को लिखें। तो इस तरह से फंसाने के लिए दे सकता है। इसलिए आप संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं तो लेक्चर 1 से पढ़िए, यहाँ पर प्रत्याहार, वर्ण, उच्चारण स्थान, स्वर संधि और उसके बाद ये व्यंजन संधि का आज क्लास हो रहा है। आइए इसे शुरुआत करते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं तो सबसे पहले हम वो देखेंगे जो पाणिनि जी अपने अष्टाध्यायी में दिए हुए हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बिहार बोर्ड बीपीएससी जब टीचर देने जाइएगा एग्जाम तो वहाँ पर यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो क्या है कि यदा व्यंजनात् परे व्यंजनम अथवा स्वरः आयाति तदा व्यंजन संधि भवति। यानी कि जब, यदा मतलब जब, व्यंजनात् व्यंजन के परे व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद यानी यहाँ पर भी व्यंजन हो, व्यंजन और इसके बाद भी व्यंजनम यानी इसके बाद भी व्यंजनम अथवा स्वर या स्वर हो आता है, तब इस प्रकार के संधि से जो उत्पन्न विकार होता है उसी को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। इसका मतलब समझिए कि क्या होता है। इसका मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि जब पूर्व पद व्यंजन वर्ण के बाद उत्तर पद व्यंजन अथवा स्वर हो तब व्यंजन संधि होता है। यानी कि यहाँ पर व्यंजन वर्ण आ जाएगा, पूर्व पद में व्यंजन वर्ण और उत्तर पद में व्यंजन या स्वर आ जाए तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगा। अभी हम लोग स्वर संधि पर करके आ रहे। स्वर में क्या था कि स्वर में दोनों तरफ स्वर ही आ रहा था, दोनों तरफ स्वर ही वर्ण ही आ रहे थे। भले किसी भी ग्रुप का है, किसी भी ग्रुप का है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों तरफ स्वर बना रहा था। लेकिन व्यंजन वर्ण में क्या होगा कि एक तरफ व्यंजन रहेगा तो दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन हो सकते हैं। स्वर संधि और व्यंजन संधि को पहचानने का तरीका क्या है कि किस तरह से पहचानेंगे कि जो दिया हुआ उदाहरण है वह स्वर संधि का है या अथवा व्यंजन संधि का है।
इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि यदि उस टूटे हुए संधि विच्छेद हुए पद में उत्तर पद जो है या पूर्व पद जो है, अगर दोनों तरफ स्वर है, अ से लेकर के औ तक दोनों तरफ स्वर है, तो आप आंख मूंद करके बोलिएगा कि यह स्वर संधि का उदाहरण है। लेकिन जब एक तरफ व्यंजन जैसे हलंत लगा हो किसी व्यंजन में, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सम, सम में क्या लगा है, हलंत लगा है, और इधर स्वर या व्यंजन हो, तो आप बोलिएगा कि यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। समझ गए कि जब दोनों तरफ स्वर रहेगा तो स्वर संधि, और दोनों एक तरफ व्यंजन और दूसरी तरफ स्वर अथवा व्यंजन हो तो व्यंजन संधि। आइए व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण है उसको देखते हैं, उसके बाद इसके नियमों को पढ़ेंगे किस तरह से। ये जैसे कि सम प्लस सार, सम प्लस सार से संसार, दिक् प्लस अंबर से दिगंबर, उत प्लस ज्वल से उज्ज्वल किस तरह से बनता है। आइए इसके नियम को पढ़ते हैं। नियम के उदाहरण से इन सभी को हम बनाना सीखेंगे कि यहाँ पर सम प्लस सार से संसार कैसे हो गया, सॉरी संसार कैसे हो गया। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि व्यंजन संधि को समझने के लिए कई सारे नियम हैं जो नीचे दिए हुए हैं। व्यंजन संधि का कोई प्रकार नहीं है, इसके नियम दिए हुए हैं। वे नियम हैं, हो सकता है कि आप कुछ पहले बार भी सुन रहे हो, क्योंकि यह सब पाणिनि जी के द्वारा अष्टाध्यायी से है, पाणिनि जी के द्वारा लिखा हुआ अष्टाध्यायी से है दिया हुआ, इधर उधर से नहीं कि किसी भी बुक से उठा लिए। जो मान्यता प्राप्त बुक है जहाँ से क्वेश्चन आता है वहाँ से दिया गया है। तो आप हो सकता है कि संधि का पहला बार नाम सुने। जैसे व्यंजन संधि के पहले नियम का नाम है इष्टुत्व संधि। किसे कहते हैं? इष्टुत्व संधि। क्या नाम है? इष्टुत्व संधि। पाणिनि जी इसका सूत्र जो दिए हैं वो है अस्तोः सबुनाश्चु, अस्तो सबुनाश्चु। देखिए आप एक बात समझिए, पाणिनि जी जो अपने अष्टाध्यायी में जो सूत्र दिए हैं वह छोटा छोटा ट्रिकी सूत्र है, लेकिन जब उसको आप खोलिएगा तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये याद करने के लिए इस तरह से सूत्र दिए हुए हैं, वो शॉर्ट फॉर्म में सूत्र लिखे हुए हैं, लेकिन जब आप इस सूत्र को खोलिएगा, सूत्र को समझिएगा अंदर जा कर के, तो बहुत सारे बात इस सूत्र के अंतर्गत छिपा हुआ है। आइए इस सूत्र को समझते हैं कि यह सूत्र क्या है। आप इसको लिख लीजिएगा कि इष्टुत्व संधि किसे कहते हैं। आप क्लास से नोट्स बना लीजिए, या नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इन सभी चीज़ों का अभ्यास करना चाहते हैं, इनका प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं इन प्रश्नों का, इनसे संबंधित मैं प्रश्न अपने टेलीग्राम ग्रुप में देता हूं, तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं अभ्यास के लिए टेलीग्राम ग्रुप से, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इष्टुत्व संधि के सूत्र अस्तोः सबुनाश्चु, इस सूत्र को समझते हैं। कह रहा है कि अर्थ, यदि शब्द के अंत में स या त हो, ठीक, यानी कि उत्तर पद के शब्द के अंत में त या स हो, और उसके बाद त या च हो, उसके बाद स या च हो। एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। हाँ, उसके बाद स या च हो, तब च वर्ग है ना, जैसे कि च छ ज झ हो, अर्थात स और च वर्गीय हो, तो स या त का स या च आदि में परिवर्तन होकर द्वितु 2 बार हो जाता है। आइए इसे उत्पन्न उपसूत्रों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ सूत्र है, उन सूत्रों को किस तरह से बताया कि यदि स या त के बाद स या च वर्ग आए तो स या त का स या च आदि में परिवर्तित हो जाता है। किस तरह से होता है, कैसे होता है, हमने इन सूत्रों को जो है बिल्कुल सूक्ष्म करके तोड़ करके लिखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं इतना गारंटी लेता हूं कि आप इस तरह से व्यंजन संधि या स्वर संधि को कहीं नहीं पढ़े होंगे जहां जिस तरह से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। आइए इष्टुत्व संधि के से उत्पन्न उपसूत्रों को देखते हैं, यानी कि इससे उत्पन्न कुछ उपसूत्र हैं, जैसे 5-7 हैं, इसको देखते हैं। पहला है कि यदि आप इन सभी चीज़ों को लिखें, समझें किस तरह से हो रहा है क्या। कह रहा कि यदि त या द के बाद च या छ हो तो त या द का च हो जाता है। क्या समझे अभी कि नहीं बात, कि त या द के बाद च या छ आए तो त या द का आधा च हो जाता है। ठीक है, हलंत लगा है मतलब आधा। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पर,
क्या करा है, त या द के बाद। जैसे पहला है भवत प्लस चरणम, तो बन गया है भवत चरणम। आइए इसको देखते हैं किस तरह से बना है। कह रहा है कि त या द के बाद, तो संधि करने का तरीका वही है जो मैं स्वर संधि में बताया था, बस सूत्र बदलेगा। जैसे उत्तर पद में से क्या करते, सॉरी पहले पूर्व पद, तो पूर्व पद में से क्या करते हैं, सबसे अंतिम वाला वर्ण लेते हैं। सबसे अंतिम वाला वर्ण क्या है, तो आधा त है, तो आधा त ले लिए, ठीक, प्लस। अब उत्तर पद में से क्या करते हैं, शुरू वाला वर्ण लेते हैं, तो शुरू वाला वर्ण क्या है, च है, तो च ले लिए। अब देखेंगे कि त और च से उत्पन्न जो सूत्र है वो क्या होगा। तो यहाँ पर आप तो व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि पढ़ चुके हैं, तो हो सकता है कि कोई बच्चा बोले कि स्वर संधि में इसका सूत्र क्यों नहीं मिलेगा। तो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यह त ऑलरेडी टूट चुका है, इसको तोड़ेंगे तो इसमें से स्वर नहीं निकलेगा। यह मूल रूप से व्यंजन है, इसको तोड़ेंगे तो इसमें से स्वर नहीं निकलेगा। जब तक इसमें से स्वर नहीं निकलेगा तो आप स्वर और स्वर को मिलाइएगा कैसे, स्वर जब नहीं मिलेगा तो स्वर संधि में सूत्र मिलेगा कैसे। इसीलिए पहचानने का तरीका ये है कि यहाँ पर अगर हलंत लग जाए और व्यंजन हो तो व्यंजन संधि मानिएगा, और इसके बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आए तो वो व्यंजन संधि होगा। तो सूत्र देखिए कि त के बाद च आए, तो वही कह रहा है कि त या द के बाद च आए, तो त के बाद च आया ना, यहाँ देखिए आप, त के बाद च आया, तो त हलंत के बाद च आए, तो त या द का क्या हो जाता है, आधा च, यानी कि इस त का क्या हो जाएगा, आधा च सूत्र बनेगा। एक मिनट रुकिए, इसको हम अभी मिटा दे रहे हैं, अच्छा से नहीं दिखाया है, नीचे लिखते हैं इसको। अब हाँ देखिए क्या बनेगा, आधा च बनेगा, सूत्र आधा च बनेगा। तो अब देखिए कि भव शरणम कैसे बना। तो भ और व को तो काम में नहीं लिए थे, तो भ और व जैसे है वैसे ही आ जाएगा। और देखिए इस त का, इस वाले त का क्या बन गया है सूत्र, आधा च, तो आधा च का आधा च लिख दीजिए। और यहाँ से जो है ना सो उठा करके सीधा रख दीजिए। अगर स्वर यहाँ रहता तो जुड़ जाता, आधा च में अगर और रहता यहाँ पर च के जगह पर तो पूरा च बना देता, लेकिन व्यंजन है तो जैसे के तैसे जुड़ जाएगा। तो क्या लिखा है, चरणम, तो च र न म बन गया भव चरणम, वही यहाँ पर दिया हुआ है। आशा करते हैं कि जिस तरह से मैंने व्यंजन संधि के इस सूत्र को समझाया है तथा इससे संबंधित उदाहरण को बनाया है, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इससे संबंधित एक और दिया हुआ उदाहरण। जैसे एतद प्लस चंद्रमंडलम है, यह एत चंद्रमंडलम कैसे बन गया इसको देखते हैं। तो क्या है, पूर्व पद में से अंतिम वाला तो ले लिए, द है, ठीक, उसके बाद उत्तर पद में से च, तो च ले लिए। अब सूत्र अभी जस्ट देख करके आ रहे हैं कि तो या दो के बाद चो या छ हो, सॉरी मिट गया। अभी सूत्र क्या देख करके यहाँ से निकला है, तो च। अभी सूत्र देख करके आ रहे हैं कि तो या द के बाद च या छ हो, तो या द का क्या बन जा रहा है, आधा च बन जा रहा है। तो देखिए इससे संबंधित इससे जो बनेगा संधि जो होगा क्या बनेगा, तो एत को तो काम में नहीं लिए हैं तो एत का एत लिखा जाएगा। द को काम में लिए थे तो द का क्या बन गया है, इस द का क्या बन गया, आधा च, तो इस द के जगह पर आधा च लिख देंगे, तो आधा च। और यहाँ से जो है सो लिख देंगे, चंद्रमंडलम है तो चंद्र मंडलम बन गया। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए अब इष्टुत्व संधि से संबंधित दूसरा उपसूत्र देखते हैं। अभी जो हम देखेंगे सूत्र वह सब इष्टुत्व संधि के अंतर्गत ही उससे उत्पन्न जो उससे बनाया गया है उसको तोड़ तोड़ करके उससे संबंधित सूत्र है, ठीक। तो दूसरा सूत्र है कि यदि त या द के बाद ज या झ हो तो त या द का ज बन जाता है। अभी हम लोग देखे थे कि त या द के बाद च या छ हो तो च बनता है, लेकिन ज या झ होगा तो क्या बनेगा, आधा ज बनेगा। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। जैसे उत प्लस ज्वल है, उत प्लस ज्वल में आप देख रहे होंगे कि उत में आधा त है तो आधा त ले लिए, ठीक, प्लस है तो प्लस, और इसके बाद क्या है, आधा ज है तो आधा ज ले लिए। अब देखिए कि सूत्र क्या है कि त या द के बाद, तो हमको हमारे पास त है तो त के बाद ज या झ हो तो हमारे पास ज है तो ज, तो त के बाद जब ज आए तो त का क्या बन जाता है, आधा ज। इस त का क्या बन जाएगा सूत्र, आधा ज। तो अब देखिए उ का तो उ लिख दिए, इस त का क्या बन गया है, आधा ज, तो आधा ज। और यहाँ से जो बचा सो लिख दीजिए, ज्वल बन गया उज्ज्वल।
आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। आइए इससे संबंधित एक और सूत्र है, उसको भी देखते हैं। उदाहरण है, सॉरी सूत्र कह रहे हैं, उदाहरण है। जैसे एतत् प्लस जननम है, इसको देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। तो यहाँ से द आएगा पूर्व पद में से प्लस उत्तर पद में से ज आएगा। तो अभी हम लोग देखें कि त या द के बाद ज या झ हो तो सूत्र आधा ज बन जाता है। तो ए और तो जैसे का तैसे रहेगा, क्योंकि काम में नहीं लिए थे। तो का क्या बन गया, आधा ज, तो आधा ज। यहाँ से जननम है तो ज न म बन गया एतद जननम, वही यहाँ पर बना है, देख लीजिए। आइए इस चुत्व संधि से संबंधित तीसरे उप प्रकार को देखते हैं। तीसरा उप प्रकार है कि यदि न के बाद ज या झ हो तो न का य हो जाता है, न का य हो जाता है, आधा य। जैसे एक सूत्र है, सॉरी सूत्र बार बार बुला रहा है, उदाहरण है दिया हुआ। जैसे में महान प्लस जय, यह महान जय कैसे बना है इसको देखते हैं। तो पूर्व पद में से न आया तो न लिख लीजिए, ठीक, प्लस उत्तर पद में से ज है तो ज लिख लीजिए। सूत्र क्या है कि न के बाद ज या झ हो, ज या झ हो तो सूत्र आधा य बन जाता है, न का आधा य हो जाता है। तो न का आधा य बन जाएगा तो जोड़ देंगे। महा जैसे वैसा ही लिखाएगा, इस न का क्या बन गया है, आधा ज, तो आधा सॉरी य है तो आधा य, यहाँ से जो बचा है लिख दीजिए ज य, तो बन गया महान जय। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, तीसरा उपसूत्र भी समझ में आया होगा। उसी प्रकार एक और उदाहरण है उदयन प्लस झंकार। ये क्या बनेगा, देखिए न में से यहाँ से न लेंगे प्लस यहाँ से झ लेंगे। सूत्र अभी हम लोग देख के आए कि न के बाद ज या झ हो तो न का आधा सॉरी एक मिनट, हाँ एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ, न का आधा य बन जाता है। आइए देखते हैं। तो उ द य जैसे के तैसे रहेगा, और न का क्या बन गया है, आधा य, तो आधा य न के जगह पर, यहाँ से झंकार है तो झंकार, ये बन गया उद्यन झंकार। इच्छित संधि से संबंधित उससे उत्पन्न उप प्रकार, चौथे उप प्रकार को देखते हैं। चौथा उप प्रकार है कि यदि तो या द हो, यदि पदांत में तो या द हो और उसके बाद स हो तो त या द का च और आधा सौ का छ हो जाता है। यहाँ पर देखिए कि तो या द के बाद यदि स या त हो, ठीक, तो या द हो तो च का स त और सौ का छ हो जाता है। आइए इसको समझते हैं क्या है। जैसे यहाँ से महत है तो महत, एक मिनट, हाँ अब देखते हैं। जैसे यहाँ से महत है तो महत का महत में से त निकल जाएगा प्लस, इसके बाद स है तो स ले लिए। अब सूत्र क्या है कि तो या द के बाद, ठीक, उसके बाद स या स हो, सिर्फ स हो, सिर्फ स हो तो त का आधा च हो जाता है और इस वाले स का आधा छ हो जाता है। यहाँ पर दो बार हो रहा है ना, समझिएगा ध्यान से कि त के बाद स हो तो त का क्या हो जाता है, आधा च, तो आधा च, और इस च का क्या हो जाता है, आधा छ। तो इस प्रकार से देखिए क्या क्या बनेगा। तो म ह, त का क्या बन गया, आधा च, तो आधा च, और देखिए इस स का क्या बना दे रहा है, आधा छ। इसके बाद जो ये स है यहाँ पर तो यह छ बन गया, और कटम है तो कटम। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये सब बना है। अगर आप इस स को नहीं बदलना चाहते हैं तो जैसा कि तैसे भी लिख सकते हैं। जैसे पे यहाँ पर दिया हुआ है म ह आधा स, आधा च और स कटम, तो स कटम जैसे का तैसा है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों सही रहेगा। अगर आप स को नहीं बदलेंगे फिर भी कोई बात नहीं होने वाला है, बस तो का क्या हो जा रहा है, विकार उत्पन्न होकर के आधा च, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से इसके भी उदाहरण को देख लिए। आइए एक और उदाहरण है इससे संबंधित, इसको भी देख लेते हैं। करा कि तद प्लस शरीरम है, तो तद में से क्या आ जाएगा, आधा द प्लस शरीरम में से स आ जाएगा। तो क्या सूत्र देखे थे कि यदि तो या द के बाद स आए तो त या द का क्या बन जा रहा है, आधा च, तो त और द का बन गया आधा च, और स को अगर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं छ में, और शरीरम जैसे है वैसा ही रहेगा। अगर नहीं बदलना चाहते तो मत बदलिए, तो आधा च और शरीरम है तो शरीरम।
इस तरह से भी सही है, दोनों सही है। आइए अब आगे देखते हैं इष्टुत्व संधि से संबंधित अगले उप प्रकार का। करा कि यदि पदांत में न हो और उसके बाद स हो तो न का य एवं स का विकल्प से छ हो जाता है। ये दूसरा संधि है। आप इससे पहले जो देखे हैं कि य हो जाता है वो दूसरा था, लेकिन ये दूसरा है। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे हुआ है। तो यहाँ से क्या लेंगे, न लेंगे तो न ले लिए। ठीक, यहाँ से लेंगे शब्द में से स, क्योंकि पूर्व वाले पद से अंतिम वाला शब्द लेते हैं, उत्तर वाले पद से शुरू वाला शब्द लेते हैं। तो अब देखिए, कह रहा कि न के बाद स हो तो न का य हो जाता है। सबसे पहले न का तो य हो गया। ठीक, तो म हा को तो काम में नहीं लिए थे, तो महा का महा, न का क्या बन गया, आधा य, तो आधा य। और शब्द को यदि आप बदलना चाहे इस शब्द में से स का, तो स का कह रहा है विकल्प से, अगर मन हो तब छ हो जाता है। ठीक, ब द बन गया। अगर नहीं बदलना चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही है, दोनों दिया हुआ है। आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा आपको। आगे देखिए, उससे संबंधित एक और सूत्र है। करा कि अगर धावन में से न लेंगे प्लस, इसके बाद सशह में से स लेंगे, तो वही सूत्र कि न के बाद स आए तो न का क्या बन जाता है, आधा य बन जाता है। तो धा व और न का आधा य, तो आधा य। इस स को अगर बदलना चाहे तो बदल दीजिए छ में और उसके बाद श, तो ये भी सही है। या अगर नहीं बदलना चाहते हैं तो यह भी सही है। इष्टुत्व संधि से संबंधित एक और उप प्रकार है, आइए उसको भी समझते हैं। यदि पदांत में त या द हो और उसके बाद ह हो तो त या द का द और ह का ध हो जाता है। ठीक, आइए इसको समझते हैं क्या कर रहा है। तो पहले लिख ले रहे हैं कि पूर्व में से क्या ले लेंगे, सबसे अंतिम वाला तो त है, प्लस उत्तर में से क्या ले लेंगे, सबसे शुरू वाला क्या है, ह है, तो ह। सूत्र देखिए कि त या द के बाद तो हमारे पास त है, कि ह हो तो त या द का द बन जा रहा है, तो त का क्या बन गया, आधा द। तो लिखेंगे अब उ, और त का क्या बन गया, आधा द, तो आधा द। और कह रहा है कि द और ह का जो आगे ह यहाँ पर लगा हुआ है, इस ह का क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। और यहाँ त है तो बन गया उद्धत। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, उ आधा द को पूरा द बना दीजिए और जो आगे ध लगा है इसको नीचे लिख दीजिए इस तरह से, और त। तो आप इस तरह के भी शब्द देखे होंगे, तो इस तरह से बनता है। ठीक, एक मिनट, सॉरी, हाँ चलिए स्किप हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगर अगल बगल में कोई साउंड आपको एक्स्ट्रा सुनाई दे रहा होगा तो आप उसको नज़रअंदाज कीजिए और अपने क्लास पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे हमारे आसपास में बहुत सारा गाड़ी चल रहा है, रोड के आसपास में मेरा घर है, तो इस कारण रोड के आसपास में गाड़ी चल रहा है। इससे संबंधित एक और उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण है तत् प्लस हितम। तत् प्लस हितम से यहाँ से त ले लेंगे प्लस, इसके बाद हितम से ही ले लेंगे। ठीक, हाँ एक बात यहाँ पर जो समझने वाला है, तो यहाँ पर त है तो त और हितम में से ह ले लिए। ठीक, हमारे काम का क्या है, सिर्फ व्यंजन है, इसमें स्वर लगा है तो इसको स्वर को हटा देंगे, आगे है ना। तो त के बाद ह आए तो क्या बन जाता है, यदि त के बाद ह आए तो त का आधा द बन जाता है। तो त यहाँ से जैसे तैसे इस वाले त का आधा द बन गया, और आगे वाले ह को यदि हम बदलना चाहें तो ये ध में बदल जाएगा। और इसके साथ एक स्वर लगा है, जो स्वर कौन है, ई है, तो ई इस पर जुड़ जाएगा, और उसके बाद तम है तो तम। आप इसको एक बार और समझिए। यहाँ पर त है हलंत, तो यहाँ से त, यहाँ से ही तो ही, त और ही, तो ही में स्वर जुड़ा है तो ही में से स्वर निकाल दिए, ही में से स्वर को बाहर निकाल दिए हैं। ठीक, तो त के बाद यदि ह आए तो फार्मूला है, सूत्र है कि आधा द बन जाता है त का। तो त जैसे यहाँ पर तैसे, या इस वाले आधा त का द बन गया है तो आधा द, इस वाले ह का ध बन गया है सूत्र के अनुसार, तो ध। इसी के साथ एक स्वर जुड़ा हुआ है ही में, तो वो वाला स्वर जुड़ गया है, उसका तम है तो तम। आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब आगे है, यहाँ से इष्टुत्व संधि समाप्त होता है। आगे व्यंजन वन के दूसरे नियम, जिसका नाम है इष्टुत्व संधि। क्या नाम है, इष्टुत्व संधि। उसका नाम था इष्टुत्व संधि, इसका नाम है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व
इष्टुत्व संधि। क्या नाम है? इष्टुत्व, इष्टुत्व। इसका पाणिनि सूत्र क्या है? पाणिनि जी के द्वारा लिखा हुआ कि स्तोः इष्टुनाष्टुः, स्तोः इष्टुनाष्टुः। आइए इस सूत्र को तोड़ते हैं तथा इससे प्राप्त उप प्रकारों को देखते हैं तथा उसके माध्यम से हम अपना पढ़ाई शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि आइए इससे उत्पन्न उप सूत्रों को देखते हैं। पहला उप सूत्र है कि यदि त या द के बाद ट या थ हो, ट या ठ हो तो त या द का आधा ट हो जाता है, आधा ट हो जाता है। एक बार और देख लिए निमन से कि त या द के बाद अगर आपको ट या ठ मिल जाए तो त या द का क्या हो जा रहा है? आधा ट हो जा रहा है। आइए इससे संबंधित प्रकारों को देखते हैं। जैसे पहला प्रकार है तत् प्लस टीका। तो तत् में से यहाँ से त ले लेंगे प्लस टीका में से टी ले लेंगे। ठीक, इसको तोड़ेंगे तो आधा त हलंत प्लस टी को तोड़ेंगे तो आधा त हलंत प्लस ई मिलेगा इसमें से। ठीक, सूत्र क्या था हमारे पास कि ट के बाद यदि त के बाद यदि ट आए तो इस त का क्या बन जा रहा है? आधा ट बन जा रहा है। ठीक, तो जैसे है तैसे जोड़ेंगे। अब यहाँ इस वाले त तो जैसा है तैसा लिखाएगा, इस वाले त का आधा ट बन गया तो आधा ट, और आगे जो लिखा हुआ है सो जैसे का तैसे लिख देंगे तो टीका, तो बन गया टट्टिका। यहाँ पे हलंत लगाया तो हलंत। ठीक, तो बन गया टट्टिका। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हो गया। इस दोनों ट को हम आपस में मिला दिए हैं। सूत्र देख लीजिए एक बार और क्या कह रहा है कि त या द के बाद ट या ठ हो तो त या द का आधा ट हो जाता है। उसके बाद एक और सूत्र दिया, एक और उदाहरण दिया हुआ है। जैसे सत प्लस ठकार है। क्या है? सत प्लस ठकार। तो सत में से यहाँ से तो आ जाएगा प्लस ठकार में से ठ आ जाएगा। सूत्र वही कि त या द के बाद ट वर्ग हो तो त का क्या बन जाएगा? आधा ट, आधा ट। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है स्क्रीन पर लिखने पर, तो आप समझ जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ उच्चारण कर रहा हूँ तो आप उससे समझ जाइए। ठीक है, तो स का स, इस वाले त का आधा ट बन गया तो आधा ट, यहाँ से ठकार है तो ठकार। अगर स्वर रहता है इसके साथ कुछ तो स्वर इसमें जुड़ जाता है, लेकिन स्वर नहीं है तो जैसे का तैसा लिखा गया। आशा करते हैं ये भी समझ में आया हुआ। आगे चलिए इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि से उत्पन्न दूसरे उप प्रकार को देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि त या द के बाद ठ या ड रहे तो त या द का ड हो जाता है। ठीक है, इसको भी एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि त या द के बाद ट या ड रहे, सॉरी ठ या ड रहे तो त या द का ड बन जाता है, आधा ड बन जाता है। इससे संबंधित उदाहरण को देखिए। उत प्लस दीन है तो उत में से त आ जाएगा प्लस दीन में से ड आ जाए, दी पूरा लिख लीजिए, इसको बाद में निकाल दीजिएगा। तो यहाँ से त प्लस डी को तोड़ेंगे तो आधा ड प्लस ई आएगा, दीर्घ आएगा। तो हमारे पास सूत्र क्या है कि त के बाद यदि ड रहे, तो हमारे पास दोनों है, ट के बाद ड रहे तो इस आधे त का क्या बन जा रहा है? आधा ड, तो आधा ड सूत्र बन गया आधा ड। अब जोड़ेंगे, उ जैसे तैसे रहेगा, आधा त का आधा ड बन गया तो आधा ड। उसके बाद डिन लिखा हुआ है तो डिन का डिन बन गया उड्डीन। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। इससे संबंधित एक और सूत्र दिया हुआ है, सॉरी सूत्र बार बार सूत्र निकल रहा है मुँह से, आप समझिए कि उदाहरण दिया हुआ है तो आप इसको भी बना सकते हैं। जैसे कैसे बनेगा देखिए, यहाँ से महत में से त लेंगे, ठीक, प्लस उसके बाद ठाला में से ठ लेंगे, या ठाल लीजिए पूरा, इसको तोड़ देंगे बाद में निकाल देंगे, ठा में से तो ठ हलन प्लस आ निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए त के बाद यदि ठ आए तो अभी हम लोग सूत्र देख करके आ रहे हैं कि सूत्र क्या बन रहा है? आधा ड। तो म ह जैसे तैसे इस त का आधा ड बन गया तो आधा ड, और ठालम है तो ठालम। ठीक, आशा करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। आगे देखिए इष्टुत्व संधि से संबंधित तीसरे प्रकार को कह रहा है कि न के बाद ड या ठ हो तो न का अ हो जाता है, न का अ हो जाता है, आधा अ होगा, यहाँ पर हलंत लगेगा, हलंत गलती से छूट गया होगा पीडीएफ बनाते समय। आइए इसको देखते हैं। महान में से न ले लेंगे प्लस डामर में से डा ले लेंगे
इसको तोड़ेंगे, न हलंत प्लस डामर में से ड हलंत प्लस आ अलग, स्वर अलग कर देंगे तब तो हमारे पास सूत्र जैसा बनेगा। तो न के बाद यदि ड आए तो न के बाद ड आ गया, ठीक। तो इस न का क्या हो जा रहा है, र हो जा रहा है। सूत्र क्या बन रहा है, र, आधा र। तो आइए इसको जोड़ते हैं अब। म हा जैसे तैसे, क्योंकि काम में नहीं लिए तो न का क्या बन गया, आधा र। तो आधा र, इनसे डामर है तो डामर, डामर। देखिए यहीं पर वही चीज़ बना है और यहाँ पर भी वही चीज़ बना है। आइए इससे संबंधित, हाँ, यहाँ से दूसरा प्रकार यानी व्यंजन जो संधि है उसके दूसरे नियम समाप्त होता है। यहाँ से तीसरा नियम शुरू होता है। तीसरा नियम का नाम है जस्तु संधि, किसे कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह इष्टुत्व संधि और जस्तु संधि से पूछा जाता है। इष्टुत्व संधि और जस्तु संधि से पूछा जाता है 9 से लेकर के 12 तक में। इष्टुत्व से लेकर के जस्तु तक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इष्टुत्व से भी पूछा जाता है। ये मान के चलिए कि जो शुरू से 1 से लेकर के 3 तक है ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ना, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन बनेगा तो मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन बन रहा है तो 2 क्वेश्चन इन्हीं दोनों से होगा, बाकी व्यंजन संधि के प्रकार से होगा, नियम से होगा। जस्तु संधि का नियम क्या कह रहा, नियम के अनुसार देखिए, सॉरी यहाँ पर इसका पाणिनि सूत्र नहीं लिख पाए हैं। आइए इसका, इससे उत्पन्न हम उप प्रकारों को देखते हैं, ठीक। उप प्रकार इसका पहला है, वो क्या कहता है कि क के बाद स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या अंतस्थ या ह हो तो क का आधा ग हो जाता है। बात समझिए, यदि आधा क के बाद है ना स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या अंतस्थ, यानी अंतस्थ किसको कहते हैं, अभी हम लोग वर्ण में पढ़ कर आ रहे हैं, य और ल, या ह हो तो क का क्या बन जाएगा, आधा ग बन जाएगा। आइए इससे संबंधित उदाहरण देखते हैं। जैसे आडंबर प्लस बाघ प्लस आडंबर लिखा हुआ है, ये बागाडंबर कैसे बन गया इसको देखते हैं, ठीक। तो बाघ में से तो आधा क आ जाएगा, ठीक। आगे डांबर में, हाँ, आडंबर में से यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी यही है कि देखिए व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। यहाँ पर स्वर आया है व्यंजन ना करके, फिर भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क के बाद हमको क्या चाहिए, स्वर चाहिए। तो देखिए क के बाद वर्ग का तीसरा चौथा, इसमें तो नहीं मिलेगा, वर्ण या अंतस्थ या ह हो। यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ पर तो छोड़िए दिए, तो सबसे पहले स्वर है कि क के बाद स्वर, तो स्वर मिल गया, आ स्वर में आता है तो क का क्या बन जा रहा है, आधा ग बन जा रहा है, तो आधा ग बन जाएगा क का। अब जोड़ देंगे तो बा का बा, क का क्या बन गया, आधा ग। इसके आगे क्या लगा है, आ लगा है, जो कि एक स्वर है, तो स्वर का मात्रा जुड़ जाता है। स्वर किसी के साथ जुड़ जाता है, अगर उसके सामने व्यंजन आता है आधा व्यंजन तो उसके साथ जुड़ जाता है। तो आधा ग में आ जुड़ेंगे तो बन जाएगा गा, यहाँ से डंबर है तो डंबर, डंबर है तो डंबर, तो बन गया बाघ डंबर। आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा आपको। इससे संबंधित एक और उदाहरण है कि बाघ प्लस ईश, बागीश कैसे बना। तो देखिए बाघ में से, सॉरी पूरा लिख रहे हैं, बाघ प्लस ईशह बागीशह कैसे बना। तो बाघ में से आधा क आ जाएगा प्लस ईशह में से ई आ जाएगा। क के बाद यदि स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा या अंतस्थ या ह हो तो क का क्या बन जाता है, आधा ग। तो क के बाद स्वर में ई मिल जाएगा तो क का क्या बन जाएगा, आधा ग, है ना। ई स्वर में मिल जाएगा ना तो सूत्र पर बैठ गया। तो बा का बा, क का क्या बन गया, आधा ग। आधा ग में यहाँ से ये वाला स्वर जुड़ जाएगा तो दीर्घी है, दीर्घी यानी इधर से जुड़ेगा तो ये हलंत खत्म हो जाएगा और यहाँ से स, तो बन गया बागी स। ऐसा ही एक और उदाहरण दिया हुआ है, प्राक प्लस एव। तो प्राक में से आधा क आएगा प्लस यहाँ आगे से ए आएगा। तो ए भी स्वर है तो क के बाद स्वर आए तो क्या बन जाता है, क का आधा ग, तीसरा में बदल जाता है अपने। तो प्रा का प्रा, क का बन गया ग, तो ग, इसके आगे ए है, ए का चिन्ह होता है, एगो एक लेते हैं, एक ले जुड़ जाएगा और उसके बाद ब है तो ब, प्रागे व। उसके बाद देखिए अगला जो उदाहरण है दिक प्लस गज। तो दिक में से आधा क आएगा प्लस गज में से आधा ग आएगा। तो क के बाद क्या चाहिए, स्वर। तो स्वर में तो ग मिलेगा नहीं, लेकिन तीसरा में मिल जाएगा, किसी न किसी वर्ग का तीसरा। जैसे क वर्ग का तीसरा है क ख ग, जब हम लिखते हैं क ख ग तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा वर्ग में मिल गया ये, तो किसी न किसी वर्ग का तीसरा, इसलिए
क का क्या बन जाएगा, आधा ग बन जाएगा सूत्र के अनुसार। तो दी जैसे वैसा ही रहेगा। क का क्या बन गया, आधा ग, तो आधा ग। इसके बाद स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो जुड़ेगा नहीं, जैसे कहते ऐसा लिखा जाएगा तो गज, तो गज, दिग्गज। आधा ग को इस तरह से आधा ग लिख सकते हैं, तो बन गया। उसी तरह एक और है सम्यक प्लस वदति। क्या है, सम्यक प्लस वदति। सम्यक में से आधा क ले लेंगे प्लस, इसके बाद ब है तो ब, तो क के बाद यदि स्वर मिले तो स्वर में तो ब मिलेगा नहीं, तीसरा चौथा में नहीं मिलेगा। अंतस्थ में मिल जाएगा, क्योंकि अंतस्थों की संख्या 4 होती है, य और ल तो मिल जाएगा। तो क का क्या बन जाएगा, आधा ग। तो स म य, क का बन गया आधा ग, यहाँ से वदति है तो वदति, सम्यक वदति। आगे देखिए, जस्त संधि से संबंधित दूसरे उप प्रकार को कह रहा है कि त के बाद यदि स्वर वर्ण या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या अंतस्थ वर्ण रहे तो त का द हो जाता है, त का द हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जगत प्लस, यहाँ पर प्लस लगेगा, अंत, ठीक। तो जगत में से आधा त आ जाएगा प्लस अंत में से अ आ जाएगा, तो त के बाद स्वर चाहिए, स्वर या ई सब रहना चाहिए, तो त का द बन जाएगा। तो हमें पहले ही मिल गया कि त के बाद स्वर आ गया अ, तो त का बन जाएगा आधा द। तो ज ग और त का बन गया आधा द, तो आधा द, यहाँ से अ लगा है, अ लगा है यानी कि अ स्वर है, स्वर जुड़ जाएगा द में, तो ये हलंत खत्म हो जाएगा और यहाँ से बनेगा न त, जगदंत। वही यहाँ पर बना है, देख लीजिए। आगे देखिए, अगला जो उदाहरण है कि जगत प्लस इस जगदीश कैसे बना, तो देखिए इस सूत्र के माध्यम से कैसे बनेगा। जगत में से त लेंगे, एक मिनट, हाँ, जगत में से त लेंगे प्लस, यहाँ से दीर्घ ई लेंगे आगे, त के बाद स्वर, तो स्वर में दीर्घ मिल जाएगा, तो मिल गया पहले ही, तो त का क्या बन जाएगा, आधा द। तो ज ग त का आधा द बन गया, तो आधा द, आधा द में ये वाला आगे वाला स्वर है तो स्वर जुड़ जाएगा, स, जगदीश। उसी प्रकार एक और उदाहरण है महत प्लस ओजा। तो महत में से आधा त लेंगे और ओजा में से ओ लेंगे, तो त के बाद ओ भी स्वर होता है, तो त के बाद मिल गया स्वर, तो त का क्या बन जा रहा है, आधा द सूत्र के अनुसार। तो म ह त का बन गया आधा द, तो आधा द, इसके आगे स्वर है, ओ भी स्वर होता है, तो ओ का चिन्ह होता है एगो एकले एगो नीचे पाई, तो ये हलंत खत्म हो जाएगा और यहाँ से जह बन जाएगा, तो बन गया म दोज, मह दोज। उसी तरह एक और उदाहरण है जयत प्लस रथ। जयद्रथ कैसे बन जा रहा है, इसको देखिए। तो जयत में से त लेंगे प्लस रथ में से र ले लेंगे, तो सूत्र है कि त के बाद स्वर, तो स्वर में तो र मिलेगा नहीं, तो ठीक आगे बढ़ेंगे, तीसरा चौथा भी नहीं मिलेगा। आगे है कि अंतस्थ में मिल जाएगा, क्योंकि अंतस्थों की संख्या 4 य लव होता है, तो उसमें र आ रहा है, तो त का क्या बन जाएगा, आधा द। तो ज य और त का बन गया आधा द, तो आधा द, उसके आगे स्वर नहीं है तो आधा द का आधा ही द ही रहेगा, जैसे का तैसे लिखा जाएगा रथ, ठीक। तो जयद्रथ, ये द में इस र को मिला देंगे तो इस तरह से द्र बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह ये भी शुद्ध ही है, ये भी सही ही है। आगे आइए, जस्त व संधि से संबंधित तीसरे उप प्रकार को देखते हैं। तीसरा उप प्रकार क्या कहता है, ये समझिए कि यदि च या ट या प के बाद स्वर वर्ण या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण रहे तो च का ज, ट का ड एवं प का ब हो जाता है। अर्थात सब समझिए इसका क्या होता है। जैसे यहाँ पर हम सूत्र भी रहने देते ताकि आपको समझा सकें अच्छा से। अच प्लस अंत है, तो अच में से तो च आ जाएगा प्लस अंत में से अ आ जाएगा। तो च के बाद यदि स्वर रहे, तो च के बाद यदि स्वर, तो पहले ही मिल गया, तो च का क्या बन जा रहा है, च का आधा ज बन जाता है, तो च का आधा ज बन गया, तब जोड़ देंगे, तो अ का अ, और इस ज का क्या बन गया आधा, सॉरी च का क्या बन गया आधा ज, आगे स्वर है तो पूरा बना देगा इसको, न तो अजंत, देखिए वही बना है। फिर उसके बाद है दूसरा उदाहरण परिव्राट प्लस उवाच। तो परिव्राट में से ट लेंगे प्लस उवाच में से उ लेंगे। ट के बाद यदि स्वर आए तो स्वर पहले ही मिल गया, तो ट का क्या बन जाएगा आधा ड। तो यहाँ देखिए प री ब्रा, जैसे कि तैसे है, क्योंकि काम में नहीं लिए, तो ट का क्या बन गया आधा ड। आधा ड में यहाँ से स्वर है तो स्वर जुड़ जाएगा, उ है तो उ, यहाँ से वाच,
परिव्राडुवाच, क्या बना, परिव्राडुवाच। उसी तरह से एक और उदाहरण है अप प्लस हरनम। तो अप में से यहाँ से प ले लेंगे, हरनम में से ह ले लेंगे। तो प के बाद यदि स्वर, तो स्वर में तो ह मिलेगा नहीं, तीसरा चौथा पांचवा में भी नहीं मिलेगा, अंतस्थ में भी नहीं मिलेगा, तो एक अलग से आता है ह। तो ह, तो प के बाद यदि ह आए तो प का क्या बन जाएगा, उसका तीसरा आधा ब बन जाएगा। तो अ का अ, अब प का क्या बन गया, आधा ब। उसके बाद स्वर तो है नहीं तो जुड़ जाता, व्यंजन है तो जैसे का तैसे लिखा जाएगा, तो बन गया अवहरणम। इसी प्रकार देखिए जस्तु संधि के चौथा प्रकार क्या कहता है कि क के बाद न या ल हो तो क का अंग हो जाता है, क का अंग हो जाता है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ से क ले लेंगे, ठीक, यहाँ से ना ले लेंगे, ना में से न लेंगे, फिर आगे स्वर निकल जाएगा, वो फिर वही प्रक्रिया है। तो क के बाद यदि न, तो क के बाद यदि न आए तो क का क्या बन जा रहा है, अंग। तो क का बन के जाएगा अंग, तो दी का दी, और क का क्या बन गया, अंग, आधा अंग। यहाँ से ना है तो ना, ग, दिंग नाग। उसी तरह ये भी है प्राक प्लस मुख, प्रांग मुख कैसे बना है, आइए इसको भी देखते हैं। प्राक में से आधा क लेंगे प्लस मुंह में से म लेंगे, फिर इसमें से ऊ निकलेगा, वो प्रक्रिया है कि मुंह लीजिएगा तो फिर इसमें से ऊ निकालना होगा, आप कर लीजिएगा। तो क के बाद यदि न या म आए तो क का क्या बन जा रहा है, अंग। तो अंग लिख लिए, तो प्रा, क का अंग बन गया तो अंग, अब मुख है तो मुख, मुख, ठीक, बन गया प्रांग मुख। आइए इस सूत्र संधि के एक और उप प्रकार जिसका नाम है, जो जिसका सूत्र है, नाम क्या सूत्र है, त या द के बाद यदि न या म हो तो त या द का आधा न हो जाता है, त या द का आधा न हो जाता है। वह सूत्र है कि, तो सूत्र के माध्यम से समझिए इसको, एक उदाहरण को, कि त के बाद, तो त जयत में से त ले लिए, सॉरी जगत में से, नाथ में से ना ले लिए, ना में से फिर वही न निकलेगा। त के बाद न, तो त के बाद न, तो क्या हो जा रहा है, त का आधा न, तो ज ग, इस त का क्या बन गया, आधा न, आगे नाथ है तो ना, जगन्नाथ। एक और इसी सूत्र पर आधारित एक और उदाहरण है तद प्लस नीरम। तो तद में से आधा द ले लेंगे प्लस नीरम में से नी ले लेंगे, नी में से फिर वही ना आएगा। त के बाद न हो तो द का क्या बन जा रहा है, आधा न, तो त और द का बन गया आधा न, तो न, नीरम है तो नीरम बन गया। आगे ये जस्त संधि के एक और प्रकार है जिसका सूत्र है कि यदि म या मात्रा आगे हो तो पद के शेष में स्थित वर्ग के प्रथम वर्ग के स्थान पर केवल पंचमाक्षर ही होगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ लीजिए इसको, ठीक है। ऐसे यूजुअली पूछता नहीं है इस प्रकार के, ये वाला मैं वाला, पर कि यदि मैं या मात्रा आगे हो, यानी कि उत्तर पद में, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ अप, प के बाद क्या है, मैं है, तो मैं है, तो इस प का क्या बन जाएगा, पंचमाक्षर। तो प का पंचमाक्षर क्या होता है, प का आधा म होता है, तो म बन गया। तो और प का पंचमाक्षर आधा म, तो म बन गया। यहाँ से मयम है तो मयम बन गया, अमयम, अममयम, क्या बन गया, अममयम। उसी तरह एक और है कि च के बाद च है, उसके बाद है माँ, माँ में से आएगा यानी स्वर है, तो फिर वही बन जाएगा कि च का पंचमाक्षर तो य होता है, तो और च का पंचमाक्षर य बन जाएगा, तो य, यहाँ से मात्रम है तो मात्रम बन गया, अय मात्रम, अय मात्रम। आगे देखते हैं व्यंजन संधि के चौथे नियम जिसका नाम है तथौ टटी प्रकात संधि, तथौ टटी प्रकात संधि। आइए इस नियम को देखते हैं। यह नियम कहता है कि यदि त के बाद त या थ हो तो त का ट एवं थ का व हो जाता है। किस प्रकार, तो आइए इसके उदाहरणों से समझते हैं। जैसे आकृष प्लस त है, ठीक, तो यहाँ से आकृष में से स आ जाएगा, उत्तर पद में से, सॉरी पूर्व पद में से सबसे अंतिम वाला वन प्लस उत्तर पद में से जो है सो त है, तो त ले लेंगे। तो स के बाद क्या कर रहा है, यदि ब के बाद त या द हो तो त या द का ट हो जाता है, एवं ठ
ठ का व हो जाता है। जैसे, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, चलिए इसको देखते हैं, मुझे डाउट हो ही गया था। ये जो सूत्र है थोड़ा गलत लिखा गया है। सूत्र यह प्रकार का है कि यदि स हलंत के मूर्धन्य श के बाद, ठीक, ब के जगह पर मूर्धन्य श कर दीजिए, के बाद त या थ हो तो त का आधा त एवं थ का ठ हो जाता है। जैसे आकृष में से स लेंगे, ठीक, उसके बाद त में से त लेंगे, तो स के बाद आधा त या थ हो तो त है हमारे पास, तो त का क्या हो जा रहा है, आधा ट, तो आ क्री और सॉरी एक मिनट हाँ देखिए, आ क्री और सौ के आधा सौ रहेगा, तो बदल रहा है, तो किस में बदल रहा है, ट में। तो देखिए यहाँ से, तो सौ बदल गया ट में, तो बन गया आकृष्ट, वही बना है यहाँ पर। उसी प्रकार से संबंधित एक और सूत्र है, उसमें निकलेगा सौ और आगे से ठ, तो सौ के बाद यदि ठ आए तो ये बन जाता है ठ में, तो सौ और इस सौ का आधा सौ, ये ठ बन जाएगा, ठ बन जाएगा ठ में, तो बन गया षष्ठ। व्यंजन संधि का पांचवा नियम है ले लस्त वर्गस्य संधि, ले लस्त वर्गस्य संधि। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए, यदि त के बाद ल हो तो त या द का, सॉरी ये हलंत लगा है, लू नहीं है, हलंत लगा है, ल हो जाता है, यानी कि त या द के बाद अगर ल होगा तो त द का ल ही बदल जाता है, ठीक। जैसे उत प्लस उत में से त आएगा और लेख में से ल आएगा, तो त के बाद मिल गया ल, तो इस सूत्र क्या बन जाता है कि त का क्या बन जाता है, ल बन जाता है, तो उ और इस त का क्या बन गया, आधा ल, तो ल पीछे से लेख है तो लेख, उल्लेख। तो इस प्रकार से ये होता है। आगे देखिए, व्यंजन संधि के छठे नियम को, जिसका नाम है परसवह संधि, परसवह संधि। आइए इससे उत्पन्न उपसूत्रों को देखते हैं। इससे उत्पन्न उपसूत्र है, पहला उपसूत्र कि यदि म के बाद अंतस्थ वर्ण या उष्म वर्ण यानी यर लव तलाप समुदन संदन से रहे तो म का अनुस्वार हो जाता है। म का क्या बन जाता है, अनुस्वार, यानी बुनका बन जाता है। आइए इसके उदाहरण को समझते हैं। जैसे विद्याम प्लस लभते, तो विद्याम में से मो आएगा प्लस आगे ल है तो ल आएगा, तो क्या है सूत्र, क्या है कि म के बाद यर लव से लेकर के ह तक यानी अंतस्थ और उष्म दोनों, तो ल मिलेगा अंतस्थ में, तो म का क्या बन जाएगा, अनुस्वार यानी बिंदु बन जाएगा। तो यहाँ देखिए, बी जैसे वैसा ही रहेगा, द जैसे वैसा ही रहेगा, या जैसे वैसा ही रहेगा, म का क्या बन गया, बिंदु, तो बिंदु उसके आगे लभ्यते, तो लभते सॉरी लभ्यते नहीं लभते है, तो बन गया विद्याम लभते। आपको आशा है कि समझ में आया होगा। आगे चलिए अगले प्रकार को देखते हैं। जैसे सम प्लस सार है, तो संसार कैसे बना, तो देखिए यहाँ से म लेंगे, ठीक, उसके बाद सा है, तो सा में से स, तो म के बाद यदि अंतस्थ या उष्म तो स आएगा उष्म में, तो म का क्या बन जाएगा, बिंदु, तो स म का बन गया बिंदु, तो बिंदु यहाँ से सार बचा है, तो सार, सार संसार। उसके बाद उसी प्रकार की सम प्लस हार संहार कैसे बना, तो यहाँ से फिर वही बात कि सम में से म लेंगे प्लस हा में से ह लेंगे, तो म के बाद ह होता है उस व्यंजन पर, तो म का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा, तो स, और म का बन गया अनुस्वार, तो अनुस्वार, हार है तो हार, संहार। उसी प्रकार एक और है सत्वरम प्लस याति, तो यहाँ से फिर वही म लेंगे, उसके आगे है या, तो या में से य लेंगे, तो म के बाद यदि अंतस्थ या उष्म हो तो य अंतस्थ में मिलेगा, तो म का क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है, तो स त व र, म का बन गया अनुस्वार, यहाँ से याति, सत्वरम याति। दूसरा उप प्रकार है कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन यानी कि क से म तक, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं वर्ण में कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो क से लेकर के म तक रहे तो म का अनुस्वार यानी उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। म का अनुस्वार, अनुस्वार भी लिख सकते हैं और उसका पंचमाक्षर भी लिख सकते हैं हम। ये जो सूत्र है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक नई चीज़ बताएंगे जो आप लोग यहाँ पर सीखने को मिलेगा आपको। जैसे किम प्लस करोती है, ठीक, तो किम में से यहाँ से आ जाएगा म,
किम में से आ जाएगा म प्लस ई। इसका क्या क है तो क, करोती में से क आ जाएगा। तो सूत्र क्या है कि म के बाद यदि क वर्ग से लेकर के प वर्ग यानी स्पर्श व्यंजन बनना है तो क से लेकर के म तक, यानी तो क के बाद म आ गया तो क का क्या बन जाएगा, बिंदु या उसी का पंचमाक्षर। ये जो आगे वाला है उसका पंचमाक्षर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से कि म का अगर अनुस्वार लिखना चाहते हैं तो अनुस्वार भी लिख सकते हैं, ठीक। और अनुस्वार लिख दिए तो इसके आगे जो है सो लिख दीजिए करोती, करोसी है तो करोसी लिख दीजिए। अगर अनुस्वार नहीं लिखना चाहते हैं तो आपका इसके आगे वाला का पंचमाक्षर लिखना पड़ेगा। जैसे कवर का पंचमाक्षर क्या होता है, अंग। तो देखिए वही पे बना है यहाँ कि अंग करोसी, कि अंग करोसी, यहाँ पे बना है किम करोसी। तो इसको समझिए। इसके बाद है शत्रुम प्लस जही। शत्रुम में से म लेंगे, जही में से ज लेंगे। तो म के बाद स्पर्श, स्पर्श में ज भी आता है। स्पर्श व्यंजन में कवक से लेकर के पवक तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो म क्या क्या बन जाएगा, अनुस्वार लिखना चाहते हैं तो अनुस्वार लिखिए, नहीं तो इसका पंचमाक्षर। तो अभी हम पंचमाक्षर बताते हैं, लिख करके बताते हैं। शत्रु जैसे वैसे ही रहेगा। म का अनुस्वार अगर नहीं लिखना चाहते तो आगे वाला का पंचमाक्षर लिखिए। ज, तो ज किस वर्ग का रहता है, च वर्ग का रहता है ज, तो च वर्ग का पंचमाक्षर य होता है तो य, उसके बाद है जही तो जही, ठीक। तो यही बनाया शत्रुन जही। अगर इसका पंचमाक्षर नहीं करना चाहते हैं तो बिंदु लगा दीजिए, यहाँ पर बन जाएगा शत्रुम जही। उसी तरह से है आगे कि मधुरम प्लस भासते। मधुरम प्लस भासते कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से म लेंगे प्लस उसके आगे से भ लेंगे, भासते में से भ लेंगे। तो म के बाद यदि स्पर्श व्यंजन यानी कवर से पवर तक आए तो म का अनुस्वार या पंचमाक्षर बन जाता है। तो देखिए मधु जैसे मधुर जैसे वैसे ही म का क्या बन जाएगा, पंचमाक्षर। तो भ किस वर्ग का रहता है, इसके आगे वाला का पंचमाक्षर। तो भ पवर का रहता है, पवर का पंचमाक्षर रहता है म होता है। म भाषत, उसके बाद एक मिनट, भासते है तो भासते बन गया मधुरम भासते, मधुरम भासते। अगर पंचमाक्षर नहीं लिखना चाहते हैं तो इस तरह से बिंदु लगा दीजिए तो बन जाएगा मधुरम भासते। ये दोनों सही है ना। उसी प्रकार एक और है सम प्लस 4। सम में से म लेंगे प्लस 4 में से 4 लेंगे, 4 में से फिर निकालेंगे तो च बचेगा, वही बात है। तो म के बाद स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में च भी आता है तो म का क्या बन जाएगा, बिंदु बन जाएगा या इसका पंचमाक्षर। तो स का स और म का पंचमाक्षर। म के आगे वाला का आगे कौन है, च है, तो च का पंचमाक्षर क्या होता है, य। उसके बाद 4, तो 4 बन गया संचार। या इस तरह से नहीं लिखना चाहते हो तो स और म का बिंदु बना दीजिए, तो बिंदु, और 4 है तो 4, संचार। दोनों सही है। अब हम लोग आते हैं व्यंजन संधि के 7वें नियम एवं अंतिम नियम पर। देखिए उस तरह से अंतिम नियम तो नहीं है, व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं। चूँकि वो सारे नियम हमारे काम के नहीं हैं, कभी पूछा भी नहीं जाता है उनसे सवाल, और है भी तो PhD लेवल का है। तो अभी हम लोग को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो जब हम होंगे उस लेवल के तब पढ़ेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट था हमारे लिए वो यह 7 नियम था, एवं उस 7 नियम से उत्पन्न उपप्रकार जो था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो अभी हमने उसको देखा है, पढ़ाया है, सिखाया है। अब सबसे अंतिम नियम को देखते हैं, नाम है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि क्या कहता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, संस्कृत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसके बिना गलती भी कर सकते हैं, अनुस्वार संधि के बिना। आप संस्कृत के छात्र हैं तो आपको अभी रियलाइज होगा कि आप गलती करते थे, ठीक है। देखिए पाणिनि सूत्र क्या है इसका, सवर्ण दीर्घात परस्मिन् मकारे अनुस्वारस्य यई परस्वर्ण। इसको अगर हम तोड़े तो क्या बनता है कि भवा, जब किसी पद के अंत में म और दूसरे पद की शुरुआत में स्वर होता है, किसी पद के अंत में यानी पहले म मिल जाए और उसके बाद क्या मिले, स्वर मिले, स्वर यानी अ से लेकर के औ तक कोई भी मिले, अ से लेकर के औ तक, तब म अनुस्वार में नहीं बदलता। तब म का आधा म ही लिखा जाता है, न कि अनुस्वार लिखा जाता है। लेकिन स्वर नहीं रहने पर, अगर यहाँ तो स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो बदल जाता है। तो यानी कि यह म जो है अनुस्वार में बदल जाता है। इसका मतलब क्या है, अभी देखिए, जैसे हरिम प्लस वंदे है तो हरिम में म है, ठीक, प्लस वंदे में से व लेंगे तो म के बाद ब क्या स्वर है कि व्यंजन है, तो व्यंजन है, तो व्यंजन है तो म बिंदु में बदल जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, हरि, अब म बिंदु में बदलेगा तो बिंदु, अब वंदे है तो वंदे, ठीक। उसी प्रकार एक और है अहम प्लस गच्छति। अहम में से म लेंगे, उसके बाद गच्छति में से ग,
तो म के बाद ग, तो म के बाद यदि ग आए, सॉरी गछती नहीं है, यहाँ आ गछती कर लीजिए, नहीं तो उदाहरण में गलती हो जाएगा। आगस्ती, आगस्ती जब करेंगे तो यहाँ पर म के बाद आ जाएगा, आगस्ती है, सॉरी गछती लिखा गया है। तो म के बाद आ स्वर होता है, तो म नहीं बदलेगा बिंदु में, म का म ही रहेगा। तो अहम प्लस गछती का अहम प्लस गछती ही बनेगा। क्या क्या लिखा गया है, सॉरी गलती लिखा गया है। आ गछती है तो आ गच्छामी होगा, यहाँ आ गच्छामी, ठीक है, आ गच्छामी। थोड़ा गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो इस तरह से। उसके बाद एक और है कि त्वम प्लस पटसी, तो त्वम में से म लेंगे, पटसी में आगे है प, तो प, तो म के बाद क्या मिला हमको, व्यंजन मिला, तो व्यंजन मिला तो म बदल जाएगा बिंदु में, तो त्वम का इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद पटसी, आप लोग देखते हुइएगा, जब अनुवाद करते हुइएगा तो कहीं कहीं यहाँ इस तरह से भी त्वम लिखाता है, अहम इस तरह से लिखाता है, और इस तरह से भी लिखाता है त्वम, और अहम इस तरह से भी लिखाता है। तो कब इस तरह से लिखाएगा और कब इस तरह से लिखाएगा, यही समझना है हमको इसमें। तो क्या कह रहा है कि जब म के बाद स्वर मिल जाएगा, तब हम म को आधा म ही लिख सकते हैं। जैसे अहम को इस तरह से अहम ही लिख सकते हैं, जैसे इसमें है कि अहम प्लस आ गच्छामी, यहाँ पर गच्छामी लिख लीजिए, ठीक। तो आ मिल गया म के बाद, तो हम इसको जैसे का तैसा ही लिख सकते हैं। लेकिन यदि म के बाद कोई व्यंजन आ जाता है, जैसे क वर्ग से लेकर के ह तक कोई व्यंजन आ जाता है, तो म का बिंदु बन जाएगा। जैसे त्वम प्लस पटसी है, तो त्वम म के बाद प आ गया, तो प व्यंजन होता है, तो म का क्या बन गया, बिंदु बन गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिंदु बन गया है। तो इस तरह से हमने व्यंजन संधि के सारे नियमों को पढ़ा है, समझा है, सिखाया है कि किस तरह से व्यंजन संधि करते हैं। आशा करते हैं कि सारे सूत्र एवं सारे उदाहरण आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा कोशिश किया, 100% यहाँ पर दिया है। जो मैं सीखा था, जो मैं पढ़ा था, इतने दिनों का अनुभव, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में दिया है। निर्भर करता है कि आप किस तरह से सीखते हैं, ठीक है। देखिए, हम फिर भी एक बात बोलेंगे कि फेस टू फेस रहते तो और अच्छा से समझाते हैं ना, आमने सामने रहते हैं तो और अच्छा से समझाते हैं, या हमारे पास अगर हम बोर्ड पे रहते हैं तो और अच्छा से समझाते हैं। लेकिन अभी हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सब कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मोबाइल हमारे पास छोटा है, छोटा सा स्क्रीन है, जिसका लिखने में भी दिक्कत हो रहा है। आप देखोगे कि एक बार वीडियो कट गया है, तो अब मोबाइल का स्क्रीन दिखा होगा, तो हम मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन थोड़ा कट गया है। तो इस तरह से व्यंजन संधि का जो पूरा क्लास था, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, जो पाणिनि सूत्र के द्वारा दिया गया है, सारे चीज़ जो है हम आपको दिए हैं, आप यहाँ से सीखिए। था इम्पोर्टेंट नोट है, जो आप थोड़ा सुन लीजिए। पहला है कि टेलीग्राम, अगर इसका PDF चाहिए, पूरे क्लास का PDF, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और इसका अभ्यास करना है क्वेश्चनों का, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। मैं फिर से प्रयास करता हूँ, और मैं आगे भी इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। संस्कृत व्याकरण का जो सीरीज शुरू हुआ है, जिसमें हम ये व्यंजन संधि लेक्चर नंबर 5 में पढ़ रहे हैं, यह शुरू हुआ है तो अंत तक जाएगा। इसलिए आप अगर संस्कृत प्रेमी हैं, संस्कृत में रुचि रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से इसी तरह के आसान तरीके से सीखने को हर चीज़ मिलेगा। भारी से भारी चीज़ों को हम यहाँ पर आसान करके सिखाएंगे, आपको बताएंगे। और एक और बात, हम आप लोगों से बोले थे कि क्लास को लाइव करेंगे, लेकिन लाइव नहीं कर पाए हैं, उसके लिए सॉरी। लाइव नहीं करने का पीछे का रीज़न है कि हम लाइव करने जा रहे थे, लेकिन यूट्यूब कम्युनिटी ने हमें बताया है एक अलर्ट दे करके कि जब तक आपका 500 सब्सक्राइबर नहीं हो जाता है, तब तक आप लाइव क्लास नहीं ले सकते हैं अच्छे से। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग लाइक करें, सपोर्ट करें हमें आप लोग जब लाइक करते हैं, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करते हैं या कमेंट करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है और हमें उत्प्रेरणा मिलता है कि हम आगे भी वीडियो कंटिन्यू करें। तो यदि आप चाहते हैं कि लाइव क्लास हो, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से 500 सब्सक्राइबर पुराइए, ताकि मैं लाइव क्लास ले सकूँ। और हाँ, एक और बात बताते रहा हूँ कि अगर लाइव क्लास लूँगा, अगर 500 पुर जाएगा सब्सक्राइबर, तो मैं अपना फेस रिवील भी करूँगा, यानी कि मैं स्क्रीन के सामने भी आऊँगा, ठीक है। तो यही बात बताना था। आशा करता हूँ इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद। और एक और बात,
आप लोगों की इस वीडियो में जो समझ में आया है, जो थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया है या सब कुछ समझ में आ गया है, तो आप क्या कीजिए, फिर भी एक मेरे लिए कमेंट कर दीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए। इससे अच्छा रहेगा, वीडियो का इंगेजमेंट बढ़ेगा तो इस पर व्यूज ज़्यादा आएगा। इस तरह से मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको सेवा प्रदान कर रहा हूं, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। तो आप क्या कीजिए, बस कमेंट कर दीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए, इमोजी कमेंट कीजिए, या कुछ बोलना है, कुछ पूछना है मुझसे तो वो पूछ सकते हैं। आपको पता होगा कि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। अगर आप करते होंगे कमेंट तो आपको पता होगा कि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। यह नहीं है कि मैं क्या करते हैं उसको, कि नज़रअंदाज नहीं करता हूँ। इसलिए आप कुछ भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।